नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी के कक्षा 4 द्वितीय भाषा हिंदी में। बच्चों, आज मैं आप सभी को हिंदी में मधुप हिंदी पाठमाला भाग 4 से पाठ 15 आकाश की 7 सीढ़ियाँ पाठ का अध्ययन करवाऊंगी और साथ ही साथ इस पाठ की व्याख्या करके भी आप सभी को बताऊंगी। तो चलिए बच्चों, पाठ की शुरुआत पृष्ठ संख्या 114 से करते हैं। पाठ 15 आकाश की 7 सीढ़ियाँ। बच्चों, पाठ में प्रवेश करने से पहले दिए गए 2 बातों पर ध्यान देते हैं। बच्चों, किसी भी जटिल कार्य को सफल बनाने के लिए सतत अभ्यास किया जाना चाहिए। आइए आज ऐसा ही एक पाठ पढ़ते हैं जिसमें सफलता पाने के लिए 7 सीढ़ियों के रूप में परीक्षाओं का वर्णन किया गया है। तो चलिए बच्चों, पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। एक दिन सवेरे सवेरे अखबार पढ़ते समय मैंने रॉकेट पायलट के साक्षात्कार हेतु एक विज्ञापन देखा। मैंने फौरन आवेदन कर दिया। बुलावा पाकर मैं मुंबई पहुंचा। देखा भारत की कई जगहों से अनेक प्रार्थी वहां एकत्रित थे। उनमें से कई पहलवान भी थे। मुझे देखकर सब हंस पड़े। मैं अधिक लंबा नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं भला क्यों हार मानूं? परेशान न होकर मैं परीक्षण की प्रतीक्षा करने लगा। टन घंटा बजा। न जाने कहां से निकलकर अचानक एक डॉक्टर हमारे सामने खड़ा हो गया। हमें परीक्षण प्रकोष्ठ में ले गया। 7 बड़े बड़े संदूक दिखाकर बोला, सुनिए, ये है स्वर्ग को जाने की 7 सीढ़ियाँ। इन्हें पार कर लेने वाला स्वर्ग जा सकता है, ऐसा हम मान लेंगे। उसके बाद उसे रॉकेट पायलट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इतना कहकर मुझे पहले संदूक की ओर भेज दिया। तो बच्चों, पाठ में कथावाचक यानी कि लेखक अखबार में दिए रॉकेट पायलट के विज्ञापन को देखकर आवेदन करता है और जल्द ही उसे मुंबई बुला लिया जाता है। वहां भारत के कई जगहों से प्रार्थी आए हुए थे। वह उन्हें देखकर परेशान न होकर परीक्षण की प्रतीक्षा करता है। थोड़ी ही देर में एक डॉक्टर आकर उन सभी को परीक्षण प्रकोष्ठ में ले जाता है और कहता है कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 7 परीक्षाओं से गुजरना होगा। उसके बाद ही रॉकेट पायलट का प्रशिक्षण शुरू होगा। यह कहकर ही कथावाचक को संदूक की ओर भेज दिया जाता है। उस संदूक का नाम था घुप अंधेरी पेटी। रॉकेट में जाने वाले को अंधेरे और एकांत में बहुत दिनों तक रहना पड़ता है। मैं अंधेरे में रह सकूंगा या नहीं, इसकी परीक्षा वहां होनी थी। मुझे संदूक के अंदर ढकेलकर डॉक्टर ने दरवाज़ा बंद कर लिया। देखते देखते घूप से संदूक की बत्ती बुझ गई। उसके बाद घिर आया मिचमिचाता अंधकार। चारों ओर सूनापन। मैं चुपचाप बैठा रहा। चारों ओर लटक रही थी तारों की लड़ियां। बाहर तारों के जरिए वे लोग मेरे शरीर और मन की परीक्षा कर रहे थे। एकाएक दरवाज़ा खुला। प्रकाश देखकर मैं खुशी से पुलकित हो उठा। लगा मानो मैं लगा मैं 1000 वर्षों की तपस्या के बाद आँख खोलकर अभी अभी उठा हूँ। उसके बाद मैं दूसरे संदूक में गया। वह था शैतान चक्री संदूक। जैसा नाम वैसा काम। उसमें घुसते ही डॉक्टर ने मुझसे पैर सिकोड़कर आराम से सोने को कहा और फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया। यह संदूक ठीक वैसे ही घूमने लगा जैसे रॉकेट पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। धीरे धीरे मेरा शरीर झनझनाने लगा। फिर ऐसा लगा मानो
शरीर की मांसपेशियां खींच ली गई हों। बड़ी देर के बाद चक्री रुक गई। डॉक्टर भी घूमते दिखाई पड़े। किंचित मुस्कुराकर मेरी ओर देखते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारा मनोबल काफी है, शरीर की सहन शक्ति भी अच्छी है। तुम्हें मालूम है कि इस चक्री में तुम प्रति। तो बच्चों, आगे क्या होता है? कथावाचक को पहले परीक्षा के लिए एक अंधेरे और एकांत का सामना करने के लिए तैयार किया जाना था। यही उसकी परीक्षा थी कि वह एकांत में और अंधकार में रह सकता है या नहीं। वहाँ चारों ओर सिर्फ सूनापन ही था और दिखती थी तारों की लड़ियाँ। उसके बाद दूसरे संदूक में ले जाया गया, जो उसी प्रकार घूम रही थी जैसे रॉकेट पृथ्वी की चारों ओर घूमता है। इसके अंदर रहकर कथावाचक का शरीर झंझनाने लगा, मांसपेशियां खींचने लगी, परंतु कथावाचक का मनोबल न टूटा। उसे बताया गया कि इस चक्री में प्रति घंटा 70,000 मील की रफ्तार से घूम रहे थे। यदि सचमुच रॉकेट में होते तो अब तक कहाँ पहुँच गए होते। मन ही मन मैंने अपने योग गुरुजी का स्मरण किया। इतना कष्ट मैं केवल प्राणायाम और आसन के कारण ही तो सह सका हूँ। उसके बाद मुझे लाख की कोठरी नाम के तीसरे संदूक में भेजा गया। नाम सुनकर ही मैं चकरा गया। मेरे घुसते ही कमरे को गर्म कर दिया गया। रॉकेट जब महाकाश से लौटकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, उस समय वह इसी तरह गर्म हो जाता है। देखते देखते मेरे चारों तरफ धुआं उठने लगा। मैं पसीने से लथपथ होने पर भी बैठा रहा। आधे घंटे के बाद मैं बाहर निकला। डॉक्टर ने कहा, अच्छा, लगता है तुम आग में भी नहीं जलोगे। बाद में सुना मेरी कोठरी का तापमान था 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बच्चों, कथावाचक को बताया गया कि जिस चक्री में वह घूम रहा था, वह चक्री प्रति घंटा 70,000 मील की रफ्तार से घूम रहा था। यानी कि कथावाचक को 70,000 प्रति घंटा, माफ कीजिए, कथावाचक को चक्री में प्रति घंटा 70,000 मील की रफ्तार से घुमाया गया था। वह भी सोचने लगा कि यह सब योग के कारण ही मुमकिन हुआ है। इसके बाद उसे लाख की कोठरी में ले जाया गया, जहां हद से ज़्यादा गर्मी थी। कोठरी का तापमान 103 डिग्री फ़ारेनहाइट थी। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि रॉकेट जब महाकाश से लौटकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तब इतनी ही गर्मी रॉकेट पायलट को सहना पड़ता है। इस परीक्षा को भी पार कर कथावाचक आगे बढ़ता है। तो बच्चों, आगे क्या होता है, पढ़ते हैं। वहां से मैं ध्वनि प्रकोष्ठ में गया। यहाँ मेरे कानों में रुई का फाहा लगाकर कई तरह की तीखी आवाजें की गई। सिर पर हाथ लगाया तो बाल भी गर्म होने लगे। डॉक्टर ने बताया था कि नाक के थपेड़े से बाल गर्म हो जाते हैं। यदि रॉकेट पायलट ध्वनि न झेल सके तो बड़ी मुश्किल होगी। रॉकेट जब जमीन से उठता है, आकाश को चीरने वाली भयंकर गर्जन करता है। इस ध्वनि से व्यक्ति पागल भी हो सकता है। जो भी हो,
मैं नाथ की कोठरी से आराम से निकल आया। 5वें संदूक का नाम था नाचने वाला संदूक। रॉकेट में बैठकर व्यक्ति को अनेक धक्के खाने होते हैं। फिर व्यक्ति को उस स्थिति में दिखा ज्ञान सही रहता है या नहीं जानना भी जरूरी है। संदूक नाचने कूदने लगा, घूमने लगा। मैं संदूक के संग नाचता रहा। तो बच्चों, अब की बार कथावाचक को ध्वनि प्रकोष्ठ में ले जाया जाता है, क्योंकि रॉकेट जब जमीन से उठता है तब आकाश को चीरने वाली भयंकर आवाज होती है, जिसे रॉकेट पायलट को सहन करना पड़ता है। इसके बाद कथावाचक को 5वें संदूक यानी कि नाचने वाले संदूक में ले जाया जाता है, क्योंकि रॉकेट पायलट को रॉकेट में अनेक धक्के खाने होते हैं। इस परीक्षा को भी कथावाचक पार ही कर लेता है। बच्चों, पृष्ठ संख्या 16 में क्या लिखा है पढ़ते हैं पहले। नाचने वाले बक्से से निकलते ही उन लोगों ने मुझे छठे संदूक में भर दिया। इस संदूक का नाम था भार शून्य संदूक। इसमें कुछ ऐसी खूबी है कि संदूक में घुसते ही मेरी देह का वजन गायब हो गया। शरीर तो रहा पर वजन नहीं। बड़ी तकलीफदेह स्थिति थी। पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचे जाने पर एक ऐसा क्षेत्र आता है जहां रॉकेट पायलट की देह से भार चला जाता है। सबसे ज्यादा कष्ट महाशून्य नाम के 7वें संदूक में होता है, पर वास्तविक रॉकेट पर चढ़ने का मजा भी यही मिलता है। रॉकेट पायलट की पोशाक और मुखौटा यहाँ मिलते हैं। पहले उन्होंने मुझे पर्याप्त ऑक्सीजन दी, उसके बाद में रॉकेट पायलट की। तो बच्चों, पाठ में आगे क्या होता है देखते हैं। कथावाचक को 6वें परीक्षा के लिए ले जाया जाता है और यह था भार शून्य संदूक, जिसमें घुसते ही शरीर का वजन गायब हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचे जाने पर ऐसा ही महसूस होता है कि शरीर का वजन खत्म हो गया है। और सबसे ज्यादा कष्ट 7वें परीक्षा के दौरान होता है, जिसे महाशून्य का नाम दिया गया था। यहाँ रॉकेट पायलट की पोशाक और मुखौटा दिया जाता है और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दी जाती है। तो चलिए बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पोशाक पहन महाशून्य संदूक के अंदर गया। मैं कंधे पर लटकती हुई ऑक्सीजन की थैली से सांस ले रहा था। इसी बीच मेरी सीट के पास एक गिलास में पानी रख दिया गया। निश्चय ही पीने के लिए नहीं, फिर किस लिए? मैं प्रतीक्षा करने लगा। अचानक घूं घूं करते हुए एक यंत्र चलने लगा। मुझे लगा कि मेरे शरीर को कोई चूस रहा है। मेरे आसपास हवा सोखी जा रही थी। हवा का स्थान भरने के लिए मेरी पोशाक फूल उठती थी। मेरी आंखों के सामने 1 मीटर का कांटा धीरे धीरे घूम रहा था। वह था ऊंचाई नापने का यंत्र, जो दिखा रहा था 10,000 फुट, 15,000, 20, 30, 40, 50 और 60,000 फुट। ओह, उसके बाद 70,000 फुट। तो बच्चों, पाठ में आगे क्या होता है जानते हैं। जब कथावाचक को रॉकेट पायलट की पोशाक और मुखौटा और ऑक्सीजन दिया जाता है, उसके बाद एक ऐसा यंत्र चला दिया जाता है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि शरीर को कोई चूस रहा है। हवा का
स्थान भरने के लिए कथावाचक की पोशाक फूल उठती थी। यहाँ एक मीटर भी था जो ऊंचाई को नाप रहा था। यह मीटर क्या दिखा रहा था कि यंत्र जो है यानी कि रॉकेट जो है वो 10,000 फुट पर है, 15,000 फुट पर है, 20, 30, 40, 50, 60, उसके बाद 70,000 फुट पर है। तो बच्चों पाठ में आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है पहले देख लेते हैं। मैं वस्तुतः ऊपर को नहीं उठ रहा था, परंतु 70,000 फुट ऊपर पहुंचने पर जो हो सकता है वह सब हो रहा था। उस संदूक के भीतर मेरी पोशाक न होती तो मेरी चमड़ी मेंढक की तरह फूलकर फूट गई होती। फिर यंत्र की सुई ने दिखाया 75,000 फुट। तभी मैंने नीचे देखा, ग्लास का पानी खदकने लगा था। 75,000 की ऊंचाई पर पानी भाप बन जाता है। डॉक्टर ने कहा, यदि पोशाक न होती तो खून इसी तरह भाप बनकर उड़ जाता। मेरी पोशाक में एक माइक्रोफोन भी लगा था। उसे मुंह के पास लेकर मैं अचानक बोल उठा, हेलो, मैं युधिष्ठिर बन गया हूँ। नरक दर्शन पूरा हो गया। अब मैं स्वर्ग जाऊंगा। आप सुनकर खुश होंगे कि मुझे रॉकेट पायलट चुन लिया गया। ओडिया से अनुदित शिवप्रिया महापात्र। तो बच्चों अंत में क्या होता है जान लेते हैं। कथावाचक को ऐसा लगता था कि उसके साथ वह हो रहा है जो 70,000 फुट की ऊंचाई पर किसी के साथ होता है। उस संदूक के अंदर यदि कथावाचक की पोशाक न होती तो हो सकता था कि उनकी चमड़ी फूलकर फूट जाती। जब कथावाचक उस संदूक से बाहर आया तो डॉक्टर ने बताया कि पोशाक न होती तो खून भाप बनकर उड़ जाता और अंत में कथावाचक यानी कि लेखक को रॉकेट पायलट चुन लिया गया। तो चलिए बच्चों पाठ के सार को भी जान लेते हैं। लेखक रॉकेट पायलट के लिए साक्षात्कार देने लग गया। वहां एक डॉक्टर ने बताया कि 7 बड़े संदूकों को पार करने वाला ही प्रशिक्षण हेतु चुना जाएगा। घूप अंधेरी पेटी नाम के पहले संदूक को उसने आसानी से पार कर लिया। उसके बाद दूसरा संदूक शैतान चक्री संदूक था, जिसमें घुसकर पैर सिकोड़कर सोने को कहा गया। उसके बाद उसने लाख की कोठरी को पार किया, जिसका तापमान 103 डिग्री फ़ारेनहाइट था। उसके बाद वह ध्वनि प्रकोष्ठ में गया, जहां अलग अलग तरह की ध्वनियां सुनाई पड़ी। उसके बाद वह नाचने वाले संदूक के अंदर गया, जिसमें कई तरह के धक्के खाने पड़ते थे। उसके बाद भार शून्य संदूक था, जिसमें वजन ना के बराबर हो गया। 7वें संदूक में उसे वास्तविक रॉकेट का आनंद आया। महाशून्य नाम के इस संदूक में उसे सबसे अधिक कष्ट मिला। इस चुनौती को भी उसने पार कर लिया। इन सारी चुनौतियों के बाद उसे रॉकेट पायलट चुन लिया गया। तो बच्चों इस पाठ को ध्यान से पढ़ें और कड़ी मेहनत की शिक्षा ग्रहण करें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।